Yes, so we are going to start today's class with a little bit discussion about Z critical and Z statistic क्योंकि कल आई थिंक कि क्लियर नहीं हो पाया था सबको. सो आई हैव एन एग्जाम्पल और थोड़ा एक बार डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. तो हमने देखा कि दो चीजें होती हैं, एक Z क्रिटिकल होता है, एक Z स्टैटिस्टिक होता है. तो Z स्टैटिस्टिक ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड स्कोर, क्योंकि जब आपने Z स्कोर कैलकुलेट किया था तो उसको स्टैंडर्ड स्कोर भी बोलते हैं, या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट. ये क्या है? इट इज अ मेजर दैट इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू क्वांटिफाई, मतलब एक तरीके से बताता है कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन अवे एक डेटा पॉइंट है फ्रॉम द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो दिस इज व्हाट Z स्टैटिस्टिक कन्वेज, सिंपली कि आपका कितना स्टैंडर्ड डेविएशन अवे आपका डेटा पॉइंट है फ्रॉम द एवरेज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज है उससे कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दूर. So what is mean here? So mean is the average or the expected value of the data point in the distribution. ठीक है, तो जो आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो, जो एक्सपेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. देन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि क्या है? मेजर ऑफ स्प्रेड है. और ऑब्जर्व वैल्यू आपकी एक्स होती है, दैट इज बेसिकली जो आपने जेड स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया. तो जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वी पुट इट. Yeah, here is the formula. So this is how you calculate. X is the observed value, mu is the mean of the observation, and sigma is the standard deviation. इसी तरीके से हमने कल कैलकुलेट किया था. नाउ Z स्टैटिस्टिक को हम यूज कैसे कर रहे थे? सो इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जहां पे वो लाइक्लीहुड बताता है ऑफ ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर वैल्यू और अ सेट ऑफ वैल्यूज अंडर नल हाइपोथेसिस. तो हम क्या कर रहे हैं? वी कैन ऑल्सो कंपेयर वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस. अगर अपने पास मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमने स्टैंडर्डाइज कर ले और सबके जेड स्कोर कैलकुलेट कर ले और जेड स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर ले, सो विल बी एबल टू कंपेयर दोस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन सिमिलर ग्राउंड. एक और बात, द जेड स्टैटिस्टिक इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट. तो अब हमें ये चीज क्लियर है कि जेड स्टैटिस्टिक तो कन्वे कर रहा है किसी डेटा पॉइंट की पोजीशन विद रिलेशन टू द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. क्रिटिकल वैल्यू क्या है? दिस इज अ थ्रेशोल्ड, जो कि हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि अगर रिजल्ट इस एरिया में आ रहा है, ओनली देन इट इज अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट, अदरवाइज इट इज नॉट. तो दोनों ही क्या है? दोनों ही काफी लाइक सिमिलर साउंड करते हैं, दे आर डिफरेंट थिंग्स. वन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ डेटा पॉइंट, अनदर वन इज यूज्ड टू डिफाइन द रेंज जिसके अंदर आपका हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट होल्ड करेगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इमेजिन कि आप एक टीचर हो एंड यू वांट टू डिटरमाइन कि एक न्यू टीचिंग मेथड या स्टूडेंट्स के स्कोर को इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है. So for that we have 30 students का class, and to analyze the result हम क्या करते हैं? hypothesis testing करते हैं using Z statistic. और significance level is 0.05, which means we are taking a confidence interval of 95%. कैसे कैसे आप ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं? So कुछ चीजें गिवन करके assume करके हमने की हैं. So let's say कि average test score for implementing the new teaching method was 70 और इसका standard deviation was 70. आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन आप ऑब्जर्व करते हो कि एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ द क्लास हैज इंक्रीज्ड टू 75. देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या कुछ ऑब्जर्व डिटेल्स होंगी, उससे बहुत ही क्लियरली पता लग जाता है कि वेदर समथिंग हैज इम्प्रूव्ड द रिजल्ट और नॉट. जैसे यहाँ पे एवरेज वो 70, बट नाउ इट हैज इंक्रीज टू 75. बट व्हाई डू वी स्टिल डू द हाइपोथेसिस टेस्टिंग? क्योंकि हम क्या बताना चाहते हैं? वी नीड टू डिटरमाइन इट कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है जो इंक्रीज आ रहा है. इट इज नॉट जस्ट सम बंच ऑफ वैल्यूज जो इंक्रीज हो गई है, या फिर बंच ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि इंक्रीज आ रहा है. वी आर फुल्ली फ्लेज्ड सेइंग दैट कि हमने मैथमेटिकली कंप्यूट किया है and we have proven it कि हाँ ठीक है, increase आया है. So that is the use of hypothesis testing. I took this example in today's class. You can go through it, and I believe that now it is comparatively much more clearer कि Z statistic क्या होता है और Z critical क्या होता है. Can you guys please give a thumbs up if you have some clarity between the two?
ऑलराइट, तो कल we went through a distribution and that was called T distribution. So T distribution क्या है? It looks like the normal distribution only, but there are some differences. जैसे कि when we have a sample size which is less than or equal to 30, then the distribution, if it resembles a bell-shaped curve, then it is going to be a T distribution. It is dependent upon degree of freedom, which is n minus 1 for n number of data points. Now, if degree of freedom is more, the T distribution is going to be narrow, otherwise it is going to be wide. And if again degree of freedom is more, then it is going to start resemble to the normal distribution क्योंकि आपका sample size जो है वो increase हो रहा है. Third important thing, T distributions they have fatter tails. इसका क्या मतलब होता है कि their spread is comparatively wider as compared to the normal distribution. So if I am working on a data जिसमें मेरे को लगता है कि the statistic it is going to be present in the extreme tails of the data. So it would be better that for a smaller sample size I use T distribution क्योंकि उसमें there would be more chances of getting a significant result क्योंकि normal distribution वो narrow होते हैं as compared to T distribution. Okay, so these were few of the things that we studied yesterday. Now, talking about कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं लाइक जब हमने Z डिस्ट्रीब्यूशन का तो हमने Z टेस्ट के बारे में जिससे हमने Z स्टैटिस्टिक निकाला. हम P डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो we understand कि कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम P टेस्ट बोलते हैं. अभी ये जो T टेस्ट है इनके हेल्प से आप क्या निकालते हो? The value that you get is called P statistic. दोनों ही सेम चीज है. सॉरी इसमें जो रीजन आप डिफाइन करोगे दैट वुड बी T क्रिटिकल. T क्रिटिकल Z क्रिटिकल दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है. T स्टैटिस्टिक Z स्टैटिस्टिक दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है बट आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है. ठीक है, आपका टेस्ट डिफरेंट है. सिर्फ इतना ही दोनों में डिफरेंस होता है. जैसे हम Z डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे? हम Z स्कोर निकालते थे, राइट? Can you guys recall what a Z score was? एक बार थम्स अप दिखा दो. Can you recall what a Z score was? जो आपकी डेटा पॉइंट होता था उसको एवरेज में से माइनस करते थे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते थे, वो Z स्कोर होता था. यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट हो जाता है T स्कोर. इवन फॉर्मूला भी सेम है, माइनस द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एवरेज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. सिर्फ फर्क इतना है कि अब इनके नाम बदल गए और कुछ भी इनमें चेंज नहीं है और ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में आप इनको कैलकुलेट करते हो. यहाँ सैंपल साइज लेस देन 30 होता है, यहाँ इट इज ग्रेटर देन 30 ऑलवेज. नाउ टॉकिंग अबाउट टी टेस्ट के टाइप कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप 3 टाइप के मेजरली टी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो. देयर इज अ वन सैंपल टी टेस्ट, देयर इज अ इंडिपेंडेंस टू सैंपल टी टेस्ट एंड देयर इज अ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट. सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि जब भी मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है, so there are two distributions and you want to compare both the distributions, तब आप क्या यूज करते हो? तब आप टी टेस्ट यूज करते हो. इन तीनों में से कोई भी टी टेस्ट आप यूज कर सकते हो. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास दो खेत हैं, आई हैव टू फील्ड्स एंड आई वांट टू कंपेयर कि कौन से फील्ड में शुगर केन की यील्ड जो है वो ज्यादा है. तो for this purpose, when I have to compare the yield of two fields, I can use what? I can use a t-test. Do you guys understand the theoretical part and the important concepts कि t-test क्यों यूज कर रहे हैं, कितने टाइप के होते हैं? एक thumbs up. ओके, अब एक बारी इनमें तीनों में फर्क जान लेते हैं, फिर तीनों को ही इम्प्लीमेंट करके एक साथ देखेंगे. सो वन सैंपल टी टेस्ट, जैसे नाम में आपको दिख रहा है वन सैंपल, इसमें आप क्या करते हो? आपके पास एक सैंपल होता है और आप उस सैंपल के मीन को कंपेयर करते हो इससे पॉपुलेशन मीन से. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं
मैं आपको बोल रही हूँ कि द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन दिल्ली इट इज 170 सेंटीमीटर्स। और इसको प्रूव करो whether दिस इज ट्रू और नॉट यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इस केस में आपका हाइपोथेसिस क्या होगा कि दी एवरेज हाइट इज 170 सेंटीमीटर्स। ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा दैट इट इज नॉट 170 सेंटीमीटर्स। इसको करने के लिए यू कैन टेक वन सैंपल और आप उस सैंपल के स्टेटिस्टिक को यू कैन कंपेयर वेदर इट इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर्स और नॉट। सो सच अ टेस्ट जहां पे आप कंपैरिजन किसका कर रहे हो, एक सैंपल का कर रहे हो पॉपुलेशन पैरामीटर, उसको हम बोलते हैं वन सैंपल टी टेस्ट। कंपैरिजन ही हो रहा है बट सैंपल में और पॉपुलेशन के एवरेजिंग हो रहा है। देन वी हैव इंडिपेंडेंस टू सैंपल टी टेस्ट। अभी इसी हाइट वाले एग्जाम्पल में मैं लेने लगूं कि आई वांट टू कंपेयर द, एक चीज बोलते हैं कि लेट्स से द हाइट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एवरेज हाइट इट इज सेम। सो यहाँ पे द हाइपोथेसिस वुड बी कि हाइट इज सेम। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वुड बी कि हाइट इज नॉट सेम। सिंपल। अभी इसको करने के लिए आप दो सैंपल का कर लोगे। एक आप लोगे फीमेल्स के लिए क्योंकि उसका एवरेज कैलकुलेट करना है, एक आप लोगे मेल्स के लिए क्योंकि उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। एंड देन यू आर गोइंग टू कंपेयर फीमेल्स वर्सेस मेल्स का एवरेज। नेक्स्ट, तो आपके पास दो सैंपल है। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट। अभी लास्ट में आता है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। देखो, कहने को तो ये इसके जैसा ही है कि दो सैंपल्स पे काम करेगा, बट यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है विच इज टाइम का फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपका एक टेस्ट लेने लगूं आज और मैं आप लोगों के स्पोर्ट्स लिख लूं और फिर मैं बोलूँ कि हम एक और टेस्ट लेंगे मंडे को और उस टेस्ट के दिन आपके स्कोर्स लिख लूं और फिर मैं कंपेयर करूं आप ही के स्कोर्स जो फ्राइडे वाले टेस्ट में है और जो मंडे वाले टेस्ट में है। सो वी आर कंपेयरिंग द सेम डेटा बट इन डिफरेंट सैंपल्स ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है टाइम फैक्टर आ जाता है। So data is same but at different time. Okay, please give a thumbs up if you guys understand what are these three kind of tests. Alright. अभी एक data set I'm dropping in the chat box that I'll be using for demonstration. Anyone who is willing to attempt it along with me can do so. एक ही मिनट दे दो बस मुझे। Okay. So you have a data set called students.cs. Anyone who's going to attempt it along with me, give a thumbs up. ओके, प्लीज इंपोर्ट कर लीजिए। लांचू और मोध्वज अटेम्प्ट करेंगे साथ में। Once you guys have imported the data set, give me a thumbs up. प्लीज नाम चेक कर लेना। द डेटा फाइल दैट आई हैव शेयर विद यू उसमें नाम है students2.csv। Alright, have you also imported it, Himanshu? Alright, अभी हम सबसे पहले कुछ डेटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप करते हैं। उनमें से कुछ स्टेप्स आपको ऑलरेडी पता है
जैसे कि हम नल वैल्यूज के रिमूव करते हैं। नल वैल्यूज कौन सी है कि किसी कॉलम में अगर NaN लिखा हुआ आ जाता है, ऐसे NaN, सो इट इज कॉल्ड नॉट अ नंबर। तो ये आपकी नल वैल्यू होती है, इनको रिमूव करना इट इज नेसेसरी। सो वी विल सी हाउ टू रिमूव द नल वैल्यूज। फिर जरूरी नहीं है हमेशा नल वैल्यू को रिमूव ही किया जाए, क्योंकि अगर बहुत सारी होंगी तो डेटा लॉस हो जाएगा। तो जब मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले देखेंगे कि हाउ टू इंक्लूड नल वैल्यूज, बेसिकली रिप्लेस कर देना किसी और वैल्यू से नल वैल्यूज को। यू कैन ऑल्सो चेक फॉर डुप्लीकेसी, कि डुप्लीकेट रोज हैं या नहीं है, बट अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ नल वैल्यूज का काम करेंगे। इसके अलावा आप आउटलायर्स के लिए भी क्लिक कर सकते हो, और आप स्केलिंग भी कर सकते हो। स्केलिंग मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हो कि डेटा में एज है और हाइट है, और दोनों की रेंज डिफरेंट होगी। हाइट सेंटीमीटर्स में लिखी हुई है तो रेंज इज कंपेरेटिवली मोर, एज के लिए रेंज इज लेस। तो बहुत बार अगर आपका डेटा स्केल नहीं है तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो एट अ लेटर स्टेज वी विल लर्न अबाउट हाउ टू स्केल द डेटा, कि रेंज कैसे उसकी एज जैसे करें। अभी के लिए विल जस्ट हैंडल द नल वैल्यूज, बट देयर इज अ होल सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आपको करना होता है whenever you conduct any kind of hypothesis testing या फिर कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल। बट एक ही बारी में करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए सिर्फ टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अभी नल वैल्यूज डिटेक्ट करने के लिए व्हाट डू हैव टू डू, यू हैव टू चेक if there is any null value present in the data frame or not. So is null function allows you to do that. And अगर इसी पे आप डॉट सम कर देते हो तो आपको नंबर ऑफ नल वैल्यूज मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोर में, स्कोर 2 में और सैलरी में काफी सारी नल वैल्यूज आ रही है। इफ आई चेक द शेप ऑफ दिस डेटा, द शेप इज 8239 रोज, जिसमें से 3000 दो कॉलम्स में नल वैल्यूज है और 6000 एक कॉलम में नल वैल्यूज है। सो इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट सजेस्टेड कि आप उनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि काफी सारी नल वैल्यूज मेंशन है यहाँ पे। बट अभी क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना तो हम रिमूव कर ही चलेंगे, बट अगर इतना नल वैल्यूज प्रेजेंट है तो प्लीज रिमूव ना करें, उसको इंक्लूड करें, वो मैं सिखा दूंगी बाद में कैसे होगा। So to drop the null values, a simple function that you all can use, that is called drop NC. ठीक है, बट अगर आप ड्रॉप नहीं करते हो तो आपका नल वैल्यूज एकदम से नहीं चले जाता। उसके लिए आपको इन प्लेस एक पैरामीटर यूज करना पड़ता है और उसकी वैल्यू ट्रू रखनी पड़ती है। फिर अगर आप अभी चेक करोगे, you will find कि all the null values they are removed from the data set. और if you check the shape, आप देख सकते हो कि only 1000 rows, approximately 2000 rows are left. So this is a huge data loss. But अभी के लिए हमारा काम चल जाएगा तो हम इसी से करेंगे। All right, for the and Himanshu, you can copy the code and let me know when it's done. Okay, तो अभी क्योंकि अपने पास डेटा आ गया है तो हम स्टार्ट करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट से। सबसे पहले करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट। अब क्योंकि टी टेस्ट है तो सैंपल साइज काफी कम होगा, हमेशा सैंपल साइज लेस देन या इक्वल टू 30 होना चाहिए। तो पहली चीज जिसके लिए मैं ये वन सैंपल टी टेस्ट करूंगी, आप देख सकते हो कि वी हैव कॉलम फॉर हाइट। ठीक है, सो दिस इज माय हाइट कॉलम and I'm going to test. यहाँ पे there is a question which I will display just here. I'm going to check whether the average height of the students in the university is 170 centimeters or not. So here this is my claim. The average height is 170 centimeters. तो ये मेरी null hypothesis हो जाएगी. And to check whether it is true or not, we will be taking a sample of height from this data. But सबसे पहले हम अपने hypothesis statements define करेंगे। अभी के लिए आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड मेरे हाइपोथेसिस स्टेटमेंट क्या है, तो मैं इधर लिख दूंगी उनको। तो मेरा हाइपोथेसिस इज द एवरेज हाइट इज 170 सेंटीमीटर्स एंड
Alternative hypothesis is the average height of student is not 170 centimeters. Okay, so let's start by taking a sample now. पहला step तो हो गया, null hypothesis हमने मेंशन कर दी. Now let's take a sample और मैं 20 का sample size रख रही हूँ and my random state would be 1. So this is my sample. We call it heights. Now in this way, if you want to plot the distribution and plot and analyze, तो आप वो कर सकते हैं. ठीक है. और स्टेप्स यही होते हैं कि पहले प्लॉट करो, देखो डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं है, आउटलायर्स आ रहे हैं तो रिमूव करो. बट अभी हम ये नहीं करेंगे, तो हम सीधा टी टेस्ट परफॉर्म कर देंगे. बट इसके बाद प्लॉट करके एनालाइज करना भी होता है. द सेकेंड स्टेप इज टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस. आप कितने परसेंट के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे हैं. तो क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था दैट विल बी क्रिएटिंग फॉर 95% बिकॉज वी नाउ ऑल रिमेंबर द वैल्यू. So for that, let's define significance level, which is alpha, or 0.05 is the value of alpha. We all have. Okay. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? Can you all give a thumbs up if you understand everything? Okay. अभी what should be the next step? So the next step is to do the statistical test. अभी याद कीजिए कि when we manually calculated Z score, प्लीज थोड़ा मतलब दिमाग पे जोर डालें और याद कीजिए जब हमने मैन्युअली शार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए Z क्रिटिकल डिफाइन किया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि अल्फा की वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे थे लाइक 1 माइनस अल्फा एंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अपना सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो दोनों साइड लाया करता है ग्राफ में. इस 0.975 वैल्यू को हम फिर अपनी Z टेबल में जाके सर्च कर रहे थे. So this particular value, it is the probability value. तो जब आप Z टेबल में सर्च करते थे तब आपके पास Z क्रिटिकल की वैल्यू आती थी, राइट? सिमिलरली अब क्योंकि आप टी टेस्ट कर रहे हो तो इस वैल्यू को जाके आप टी टेबल में देखते हो. और टी टेबल पे जैसे Z के लिए अपन को 1.9 और 0.06 मिला था एंड वी एडेड दोस टू थिंग्स टुगेदर और Z क्रिटिकल 1.96 बन जाता था. यहाँ पे भी आपको सिमिलर ही वैल्यूज मिलेंगी इन द टी टेबल. ओके. सो टी टेस्ट के लिए टी टेबल देखेंगे, जेड टेस्ट के लिए जेड टेबल देखेंगे. ये चीज ध्यान रखिए. अभी देखने को तो हम उसको देख सकते हैं बट वी हैव फंक्शंस फॉर दैट, तो हम वही यूज करेंगे. तो पहली चीज टेस्ट करने के लिए आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यू जिसको टेबल में जाके सर्च करना होता है क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. फिर क्योंकि अपना जो ई टेस्ट है इट इज डिपेंडेंट अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस के लिए कितनी हो जाएगी? वी हैव अ सैंपल ऑफ 20. डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड बी 20 minus 1, so 19. ठीक. Now it is time to calculate the critical value. You can either go and find it on the T table, but we have a formula for that, so we will use that formula. So यहाँ पे import कर लेंगे from scipy dot stats import P. ठीक है. वो इंपोर्ट करने के बाद वी हैव अ फंक्शन व्हिच इज पीपीएफ. याद कीजिए हमने जेड टेस्ट में भी यही यूज किया था क्रिटिकल वैल्यू पता करने के लिए. और इसमें आप प्रोबेबिलिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम पास कर देते हो एंड दिस गिव्स यू द क्रिटिकल वैल्यू. यू कैन सी दैट फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल द पी क्रिटिकल इज 2.09. तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन पी क्रिटिकल? लेट्स पुट इट इनसाइड अ वेरिएबल. So minus P critical and plus P critical. This is going to be my range. याद करो when we were using Z critical, the range was minus 1.96 से लेके positive 1.96.
ये वैल्यूज आ रही थी जब हम जेड टेस्ट यूज कर रहे थे। इसी रेंज से आप कंपेयर कर सकते हो कि एज कंपेयर टू द टी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नैरो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपकी रेंज देखो यहाँ पे कितनी लिमिटेड है, whereas यहाँ पे इट इज कंपेरेटिवली ब्रॉडर। प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू गाइस कैन ऑब्जर्व दिस। ओके, अब जैसे जेड टेस्ट में अपन लोग जेड स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे हम टी स्टेटिस्टिक कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरे से पूछना मत कि टी स्टेटिस्टिक और टी क्रिटिकल में क्या डिफरेंस है, इट इज सेम जो जेड स्टेटिस्टिक और जेड क्रिटिकल में था। अब क्योंकि आप एक बारी प्रॉब्लम को देखो, द प्रॉब्लम इज फाइंड वेदर द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी इज 170 सेंटीमीटर्स और नॉट। और हमने तीन टेस्ट डिस्कस किए हैं, एक तो है आपका, कहाँ गए, या we have one sample, we have independent two sample, we have paired sample। मेरे को बताओ इसमें कौन सा यूज होगा। I have to compare the average height of university and check whether it is 170 centimeters or not। तीनों में से मैं कौन सा टेस्ट यूज करूंगी। वन सैंपल वाला। क्यों यूज करेंगे वन सैंपल वाला, क्योंकि एक हाइट का सैंपल है और उसको पॉपुलेशन मतलब उसको मैच करना है कि एवरेज 170 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सेपरेट फंक्शन होता है। तो हम यूज करेंगे scipy डॉट स्टैट से import ई टेस्ट वन सैंपल, ये आपके फंक्शन का नाम है। अभी ये जो फंक्शन है ये दो आर्गुमेंट्स लेगा, एक तो आपका जो हाइट्स का सैंपल है और एक जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। मैं बोल रही हूँ कि जो मेरी हाइट्स है इनका जो एवरेज है दैट शुड बी 170 सेंटीमीटर। सो आई एम कंपेयरिंग द सैंपल विद दिस स्टेटमेंट कि जो मेरा नल हाइपोथेसिस है। सो दीज टू थिंग्स यू पास जिनको कंपेयर करना है, एंड एज अ रिजल्ट यू गेट थ्री थिंग्स। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाती है, आपको स्टैटिस्टिक मिल जाता है और आपको पी वैल्यू मिल जाती है। अब स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक इज वन एंड द सेम थिंग विच इज दी क्या बोलते हैं टी स्टैटिस्टिक। तो पहली चीज आपको मिलेगी यहाँ से टी स्टैटिस्टिक, दूसरी चीज मिलेगी आपको पी वैल्यू और तीसरी चीज मिलेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन वैल्यूज को एक बार डिस्प्ले कर देता है, दिस इज टी स्टैटिस्टिक एंड दिस इज योर पी वैल्यू। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी मेरे को बताओ कि दिस इज टी स्टैटिस्टिक and this is the critical range। Tell me whether the null hypothesis is accepted or whether it is rejected। Rejected। Why? Because you can see that the statistic it falls out of the critical range। So this was our first decision rule कि acceptance region में आ रहा है या नहीं आ रहा है। Then we have what? We have the p value also। तो p value के लिए मैंने बताया था कि this is the probability value कि null hypothesis के कितने चांस है ट्रू होने के या फॉल्स होने के। And what do? You compare this value with alpha। What is my alpha? It is 0.05। So if p value is less than alpha, again what do? We reject the null hypothesis। तो यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं, अगर p वैल्यू लेस देन अल्फा है और ये ट्रू दे देता है, सो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो आप दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हो, या तो आप स्टैटिस्टिक को कंपेयर कर लो क्रिटिकल रेंज से, या फिर आप p वैल्यू को कंपेयर कर लो अल्फा से। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टैटिस्टिक रेंज में आ रहा होगा और p वैल्यू लाइक छोटी होगी, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगी कभी भी। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज कर सकते हो टू accept or reject the null hypothesis। So here we have rejected the null hypothesis, which means we conclude the average weight जो है it is not 170 centimeters।
Please give a thumbs up if you all understand it. Average weight नहीं, sorry, average height. Okay. अभी one thing that I would like to conclude here, जैसे अभी ये sample था for 20 people and the sample was with a random state of 1. कभी भी like never ever ever एक ही sample के basis पे decision नहीं लोगे. 2-3 sample चेक करोगे, random states डिफरेंट करोगे, तब जाके जो आपका लाइक मेजॉरिटी रिजल्ट आ रहा होगा उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लोगे. ऑल्सो क्लीनिंग स्टेप्स काफी नेसेसरी है, जिनमें से हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नल वैल्यूज का रिमूवल किया है, वो भी सारा का सारा डेटा ही खा गए, जिसकी वजह से अपना जो टेस्ट है वो अफेक्ट हो सकता है. तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे. दीज आर नॉट दी हार्ड एंड फास्ट स्टेप्स टू लाइक परफॉर्म एनी काइंड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ये जो 3-4 स्टेप्स है कि ये वाला टेस्ट करना है, ये वाला पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्फा डिफाइन करना है, ये हमेशा होंगे. बट क्लीनिंग ऐड हो जाता है इसमें, और सैम्पलिंग मल्टीपल सैंपल्स को चेक करके उनके साथ आप टेस्ट कर सकते हो और कंक्लूड कर सकते हो कि ओवरऑल रिजल्ट क्या है. Got it? एक 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर बाकी 2 टेस्ट समझते हैं. Do we have everyone here? एक बार प्लीज thumbs up दिखा दीजिए if you guys are present. Okay, so let's do the second kind of t-test, which is independent to sample t-test. Basically, the question here is this. So we have to find whether there is any difference in the average scores of male and female students on it. तो इस केस में सबसे पहले let's start by defining our null hypothesis and alternative hypothesis. वाली null है कि scores इक्वल है. हम ये सब याद कैसे रखना है? पारस देखो, पहली बात तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को सब कुछ याद रहे. ठीक है, आपको बस ये नॉलेज कंटेन करके रखनी है कि ऐसी चीजें पॉसिबल है. अगर डेटा ये आएगा तो उस पर एक टेस्ट होता है टी टेस्ट तरीके का, जो कंपैरिजन में हेल्प करता है, या फिर मेरे को क्लीनिंग करनी होती है, या फिर आउटलायर जैसी कुछ चीजें होती हैं, ये हटाने होते हैं. तो जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको वो याद रहे तो उतना ही सफिशिएंट है. क्योंकि अगर कोड वगैरह आप याद करने बैठोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल. उसके लिए यहाँ वो है, हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, हम ब्लॉग्स चेक करेंगे. वी हैव यूट्यूबर्स जो बहुत बहुत अच्छा 5 मिनट के अंदर समराइज करके आपको पूरा रिकॉल करा देंगे. सो द थिंग इज टू रिमेम्बर कि these kind of things are possible with the help of statistics, with the help of machine learning, by writing a code in Python. You don't have to remember everything. Got it? यही अप्रोच रखनी है. अगर क्रैम करने बैठोगे तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा. एनी टाइम यू गाइस फील लाइक यू वांट टू नो अबाउट फ्यू ऑफ द रिसोर्सेज जो आप रेफर कर सकते हो. सो कुछ तो मैंने आपको पहले भी बताए थे, बट एनी टाइम यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टीम्स. आई शेयर
बहुत यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो मैं आज तक रेफर करती हूँ। और आपको क्या लगता है कि मेरे को सब कुछ इतना सारा इतनी नॉलेज है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लाइक आई नो कि दीज थिंग्स आर पॉसिबल एंड सिंस आई बीन टीचिंग फॉर लाइक 2.5 years नाउ, तो हाँ ठीक है, मेरे लिए गिवन हो जाता है कि कुछ चीजें आई कैन रिमेम्बर, बट आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट फ्रॉम एनीवन, या कोई किसी को भी किसी से नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो यू कैन रेफर टू द रिसोर्सेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। गॉट इट? ओके। हाँ जी, तो हम कर रहे थे इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट। उसके लिए वी हैव टू कंपेयर एवरेज कोर्स ऑफ मेल एंड एवरेज कोर्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपना डेटा फ्रेम है, द मेन डेटा फ्रेम, पहले वाला सैंपल नहीं, द डेटा फ्रेम। ओके, सैंपल का क्या नाम था? ओके, इट वाज हाइट्स। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। इसमें से हम एक कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एनसी डॉट स्कोर वाला कॉलम। ठीक है, इसको जब आप लोग एक्सट्रैक्ट करोगे, यू आर गोइंग टू फाइंड कि आपको डेटा मिलके आएगा फॉर मेल्स एंड फीमेल्स इंक्लूडेड। तो यहाँ पे अगर इस पे डायरेक्ट सैम्पलिंग करोगे तो यू गाइस कैन नॉट डिफरेंशिएट कि कौन सा स्कोर मेल का है, कौन सा स्कोर फीमेल का। तो टू गेट द फिल्टर्ड स्कोर, आप पहले जेंडर का कॉलम एक्सट्रैक्ट करो, उस पे फिल्टरिंग लगाओ कि इफ जेंडर इज फीमेल, तो दीज आर द रिकॉर्ड्स। और इन रिकॉर्ड्स के लिए हम एनसी डॉट स्कोर का कॉलम जो है वो एक्सट्रैक्ट करें। ये आपके फीमेल से स्कोर्स आ गए। या तो इसको स्टोर कर लो वेरिएबल में, फिर सैम्पलिंग कर लो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे भी सैंपल कर सकते हो। तो डॉट सैंपल, आपकी जो सैंपल साइज हम ले रहे हैं वो 30 का ले रहे हैं, और रैंडम स्टेट जो है आपकी, कुछ भी डिफाइन कर दो, 2 डिफाइन कर रही हूँ मैं। दिस गिव्स यू फीमेल का स्कोर। तो आई एम स्टोरिंग इट इनसाइड फीमेल्स। अभी जैसे ये कोड है, आप बड़ा सा इसको एक ही बारी में मैं लिख देती, नहीं समझ आता। सो ऑलवेज ट्राई टू राइट इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखो कि इसको फिल्टर करने से क्या आ रहा है, फिर पूरा रिकॉर्ड मिल रहा है, उस रिकॉर्ड में से एनसी डॉट स्कोर एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उस पर सैम्पलिंग कर रही है। तो जब आप किसी भी कोड को देखते हो, इवन आपका कुछ एरर वगैरह आएगा तो आप कहीं स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे जाके अगर रेफर करते हो, तो आपको ओवरवेलमिंग लगता है कि भाई इतना डिफिकल्ट कैसे सामने वाले ने लिख रखा है। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, आपको सिर्फ बेसिक्स रिकॉल रखने हैं अपने, कि कैसे फिल्टरिंग होती है, कैसे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और मेरे को एट द एंड सैम्पलिंग करनी है। सेम तरीके से आप मेल्स की भी कर लेंगे। और यहाँ पे जेंडर चेंज कर लीजिए, तो इट इज मेल। रैंडम स्टेट में दोनों के लिए सेम ही रखूंगी, और सैंपल के लिए 30 का ले लूंगी। वी हैव मेल्स का स्कोर एंड वी हैव फीमेल्स का स्कोर। प्लीज देवर थम्स अप अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, अब फिर से सेम ड्रिल करेंगे। तो क्या होती है, पहले अल्फा डिफाइन करो। 95% के लिए कर रहे हैं तो अल्फा अपना 0.05 ही है, और ये हमने डिफाइन कर रखा है। रैंडम इक्वल्स टू 2, यस, रैंडम स्टेट इज 2। रैंडम स्टेट में कोई भी इंटीजर आ सकता है, लेकिन इस इंटीजर का सिग्निफिकेंस क्या है कि कभी 1 लिख देते हैं, कभी 2 लिख देते हैं, कभी 45 भी मिलेगा लिखा हुआ। तो वो होता है आपका, बेसिकली आप वैलिडेट कर रहे हो कि आप उतनी बार इस सैम्पलिंग फंक्शन को चला रहे हो, और जब आपको तब जो सैंपल आपको मिल के आता है उसको आप रिजर्व करके रख रहे हो। अभी जब वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, तब थोड़ा और क्लियर हो पाएगा कि रैंडम स्टेट इंटरनली कैसे करता है। बेसिकली जितना इंटीजर आप लिख रहे हो उतनी बार ये सैम्पलिंग परफॉर्म करेगा, और तब जो सैंपल आता है उसको रिटर्न करता है, एंड दैट सैंपल इज फिक्स्ड फॉर दिस रैंडम स्टेट। हाँ जी, तो अल्फा हमने डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी। अब हम टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट के लिए एक हमें पी वैल्यू चाहिए। पी क्या है अपनी? अगेन अल्फा बाय 2।
ऊपर भी डिफाइन कर रखी है ऐसे तो हमने 0.975। दूसरी चीज हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। अब देखो क्या आता है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यहाँ पे आप डायरेक्टली n-1 में रखोगे, 30-1 29 नहीं हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। यू हैव टू सैंपल्स, तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, पहले सैंपल n-1 करेंगे। सो दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर मेल्स। 30 सैंपल है, 30 में से -1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मेल्स, देन एडेड विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर फीमेल्स। ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जहाँ आप 2 सैंपल्स यूज करेंगे, दैट इज 59। मैं प्रूव भी कर दूंगी आपको कि 58 ही होगी। अब क्या करना है, अब वो पीपीएफ वाला फंक्शन चला के क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो पी डॉट पीपीएफ, पी डाल दो और डिग्री ऑफ फ्रीडम डाल दो। तो दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू। ये नेगेटिव में ले लीजिए और पॉजिटिव में ले लीजिए तो आपकी रेंज हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टी स्टैटिस्टिक। क्योंकि दिस टेस्ट इज डिफरेंट तो इसका फंक्शन भी डिफरेंट है। आप वन सैंपल वाला फंक्शन यहाँ यूज नहीं कर सकते। फ्रॉम scipy dot stats you import t test underscore ind। इस फंक्शन में द ट्रिल इज सेम, जो 2 चीज आपको कंपेयर करनी है आप उनका डेटा प्रोवाइड करोगे। तो पहले हमने यहाँ हाइट्स और 170 पास किया था क्योंकि हमें वो 2 चीज कंपेयर करनी थी। अब हमें प्रूव करना है कि मेल्स का जो स्कोर है और फीमेल्स का जो स्कोर है वो सेम है। सो पास योर डेटा फॉर मेल्स जो आपने सैंपल किया था एंड फीमेल्स। जब आप इसको फंक्शन को रन करते हो अगेन यू गेट 2 थिंग्स। एक आपको मिलती है स्टैटिस्टिक की वैल्यू विच इज माइनस 2.29 और दूसरी आपको मिलती है पी वैल्यू विच इज 0.025। अब मेरे को प्लीज बताओ कि बेस्ड अपॉन दिस वैल्यू whether you accept the null hypothesis or you reject the null hypothesis. This is p value which is less than alpha. This is stat. This is the acceptance region. Again, what you have done, you have rejected the null hypothesis. क्यों आपके acceptance region में नहीं आ रही? Got it? So, what do we conclude by this? That there is no significant, basically जो आपके males के scores हैं और females के score हैं, they are not same, they are different. दोनों का average is different. Let's do the last test, which is the paired sample t-test. अभी paired sample में क्या था कि वो it is the comparison between 2 samples of same kind, but वहाँ पे time factor आएगा। अगर आप अपना डेटा फ्रेम चेक करोगे तो यहाँ पे आपको इस NC डॉट स्कोर के अलावा 2 और कॉलम मिलेंगे, स्कोर 1, स्कोर 2। So these are the scores of same people but over different interval of different course of time. एक टेस्ट पहले हुआ है, एक टेस्ट बाद में हुआ है। सो हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। सो जो क्वेश्चन है इट इज फाइंड whether there is any change, any difference in average score of test 1 and test 2. This is what we need to do. इसके लिए what is the null hypothesis and the alternative hypothesis? I have written it पहले से. So these are the null hypothesis and the alternative hypothesis. Same, कोई difference नहीं है in the performance. And alternative hypothesis is that there is a difference in the performance. Okay. अभी यहाँ पे what we are going to do, we can do a sampling. और sampling आप क्या करोगे, 20 सैंपल ले सकते हैं, 20-25 जैसे भी आपको लेने हैं। डिफरेंट सैंपल्स भी लेके देखो कि if the score is changing. So for DF, let's take a sample of 20 people and we will define the random state as 2 so that अपने लिए सेम आए। फिर we are going to store it in scores. इसमें से let's extract score 1 and score 2 का कॉलम, क्योंकि अगर आप चेक करते हो
Scores contain all the column values. हमें चाहिए सिर्फ स्कोर 1 वाला कॉलम, तो दिस इज स्कोर 1. Score 2 वाला कॉलम, so this is score 2. These are the two samples जिनके लिए हम लोग कंपेयर करेंगे. Alpha would be again, it would be 0.05 क्योंकि हम 95% के लिए कर रहे हैं. And degree of freedom in this case would be C. Again degree of freedom कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा. यहाँ पे क्योंकि both of these scores are for the same category of people, so degree of freedom would again simply be n-1. तो क्या हो जाएगी ये? It would be 20 minus 1, that would be 90. जब आप लोगों ने दो डिफरेंट कैटेगरी के सैंपल्स लिए थे, so it was their individual degree of freedom and we were adding it together. जब एक ही सैंपल है of the data but different period of time, तब degree of freedom is n-1. Pass it inside the p.ppf function. P और degree of freedom. P क्या है? P is the probability. ऊपर कैलकुलेट हम कर चुके हैं, 0.975 है. Again, this is the value that we get. आप देखोगे कि depending upon the degree of freedom, there is very slight change in the critical values. Almost सारी की सारी -2 to 2 के बीच में रेंज कर रही है, but degree of freedom क्योंकि डिफरेंट है तो थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस आता है. अभी let's do the t-test, and since this is paired sample, तो उसके लिए the function that I'm going to use is called scipy.stats import t-test underscore rel. Scipy is the library, stats is the module, t-test is the function. इसमें you guys can pass score 1, so it was S1 and S2, and this is going to calculate again p statistic, p value and degree of freedom. Again, what do you infer from the value of from these values? Do you accept the null hypothesis or do you reject it? Again, we reject it. And what was the null hypothesis? There is no difference in the performance of students in test 1 and test 2. तो ये वाली रिजेक्ट हो गई. वी हैव एक्सेप्टेड इट, यानी कि स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है इट हैज इम्प्रूव्ड इस टाइम के बीच में, बिटवीन गिवन टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2. ऑल राइट, यहाँ पे यू गाइस कैन सी कि दिस फंक्शन इट ऑल्सो रिटर्न्स डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो हमने भी 19 कैलकुलेट की थी और फंक्शन भी आपको बता देता है. अगेन इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप क्या करो, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करो, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मैंने ये रिलेशन वाला फंक्शन लगाया इसमें आई वॉज ओनली पासिंग माई 2 सैंपल्स और ये मेरे को क्या दे रहा है, ये मेरे को पी वैल्यू दे रहा है. पी वैल्यू से मैं अल्फा कंपेयर कर सकती हूँ. आई बी एबल टू नो कि मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है. बट इफ यू वांट टू लाइक कंफर्म, पूरा एकदम 100% श्योर होना चाहते हैं, तो ये हमको स्टैटिस्टिक दे देता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दे देता है. तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम यू गाइस कैन टेक, पुट इट इन द फॉर्मूला, get your acceptance range and check the statistic as well कि whether the statistic is falling in the range or not. ठीक है. तो अगर कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ कि अरे इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट होनी है, तो ये वाला फंक्शन और वन सैंपल टी टेस्ट का फंक्शन आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम रिटर्न कर देते हैं. ई वैल्यू मिल ही जाती है तो उससे कंपेयर करके कंक्लूजन आप बना सकते हो. All right. I know that today's session could be a little bit overwhelming. बट अगर आपको एक क्रक्स समझ में आ गया है कि 3 फंक्शंस होते हैं 3 तरीके के टेस्ट के लिए और डिफरेंट सिचुएशन में कौन सा यूज करना है, तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप. All right. Thank you, everyone. There is one more kind of hypothesis test which we will be learning. That is called chi-square test. But क्योंकि उसके भी 2-3 टाइप होते हैं, so it's better that we
started tomorrow. Also, tomorrow is Saturday, and we have been experiencing very low attendance on Saturdays. So please tell me if you are going to present for tomorrow's session. Okay, Okay. Paras. Yes, sir. I saw a few people raising the hand. Amit, Paras. will you be available for tomorrow's session? Amit, you're not audible. Faizan. He No, wrote it. no, I will not be available because Okay, I have some Faizan. plan for tomorrow. Okay, Faizan, will you be joining tomorrow's session? Tomorrow's session is from 9:30 to 11:30. Faizan, you're not audible. Himanshu, are you joining tomorrow's session? Yes, sir. Sure. Mordhwaj already said yes. Paras already said yes. Paras Goyal, Yes. Shivam. Yes, because the All right. Ziaul. Sorry, I have an appointment, sir. I have to go tomorrow. All right. So, Vartika, you have this number now. Okay, so there are five people. We can continue. All right. All right, guys. So we'll have tomorrow session from 9:30 to 11:30, and we'll be discussing about chi-square, and we will be looking over some data pre-processing technique क्योंकि statistics will be completed officially और उसके बाद machine learning का थोड़ा थोड़ा सीखेंगे. Anyone who has any doubt अभी तक जितना किया है उससे related, you guys can stay in the session. Otherwise, you are free to leave. Thanks for attending the class.